मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए छात्रों, पिछली क्लास में अपन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धांत पर चर्चा की थी और उसमें मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो तुलनात्मक लागत अंतर सिद्धांत है डेविड रिकार्डो का, जिसको सापेक्ष लागत सिद्धांत भी कहते हैं, उसको विस्तार से मैंने समझाया। उसमें डेविड रिकार्डो ने बेसिकली जो सिद्धांत का आधार बनाया है वो श्रम का मूल्य सिद्धांत और विशिष्टीकरण और दो देशों के बीच में लागतों का तुलनात्मक अंतर, इसके आधार पर अपने सिद्धांत को आगे बढ़ाया। उस सिद्धांत की जो मान्यताएं हैं उन पर अपने विस्तार से चर्चा की, जिसमें बहुत सारी बातें आपको क्लियर की गई कि डेविड रिकार्डो अपने सिद्धांत में उत्पादन का एकमात्र साधन मानता है, श्रम को मानता है, सभी साधनों को श्रम में ही समाहित करता है। इसके अलावा हमने 2x2x1 का मॉडल भी इसमें देखा, 2 देश 2 वस्तु और एक साधन, पैमाने की समता प्रतिफल की बात की गई है। दोनों देशों में दोनों वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, इसकी बात हमने की है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, ये मान्यताओं को हमने पढ़ा है। तो ये सारी जो मान्यताएं थी ये मैंने आपको विस्तार पूर्वक पिछले वीडियो में बताई। छात्रों, आज हमारे इस वीडियो में जो विषय है वो है इस सिद्धांत की व्याख्या। डेविड रिकार्डो ने जो मान्यताएं ली हैं उसके आधार पर इस सिद्धांत को कैसे समझाएं। तो 2x2 का जो मॉडल है, 2 देश 2 वस्तु के आधार पर हम इस सिद्धांत को स्पष्ट करेंगे। तो यदि अपन बात करें यहाँ पर, डेविड रिकार्डो पूर्व विश्लेषण की भांति अपने मॉडल में 2 वस्तु और 2 देश की मान्यता को स्वीकार करता है। देखिए, उन्होंने अपने मॉडल को समझाने के लिए 2 देश भारत और ब्रिटेन तथा 2 वस्तु कपड़ा और शराब को लिया है। देखिए छात्रों, जो स्लाइड आपको दिखाई दे रही है, इस स्लाइड में टेबल बनाया गया है और इस टेबल में इस मॉडल को समझाने का प्रयास किया गया है। इस टेबल की विशेष बात यह है कि यहाँ 2 देश हैं, भारत और ब्रिटेन, 2 वस्तु है, कपड़ा और शराब, और उत्पादन का साधन श्रम है। पिछले मॉडल जो एडम स्मिथ का निरपेक्ष लागत सिद्धांत था, उस मॉडल में और डेविड रिकार्डो का जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है या डेविड रिकार्डो का जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत है, बेसिकली इसमें दोनों जो अंतर है वो है निरपेक्ष और सापेक्ष लागत का। एडम स्मिथ ने अपने सिद्धांत पर लागत को निरपेक्ष माना है, दोनों देशों में श्रम की मात्रा को समान माना है, जबकि डेविड रिकार्डो कहता है कि दोनों देशों में श्रम की मात्रा समान नहीं होती है। तो यहां इन्होंने भारत में कुल श्रम माना है 170 घंटे, ब्रिटेन में कुल श्रम माना है 220 घंटे। अब यहां यदि दोनों देश इस श्रम की मात्रा में दोनों वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो ऐसी स्थिति में दोनों देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि डेविड रिकार्डो कहता है कि दोनों देश किसी ना किसी वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण को प्राप्त करेंगे। तो हम इनकी प्रति इकाई जो लागत है श्रम घंटे में, उसका अध्ययन यदि करें तो हम विशिष्टीकरण की जो प्रक्रिया है इसको हम यहां देख सकते हैं। देखिए छात्रों, टेबल में यह स्पष्ट है कि भारत 1 इकाई कपड़ा बनाने में 90 घंटे लगा रहा है और 1 इकाई शराब बनाने में 80 घंटे लगा रहा है। कुल मिलाकर भारत के पास 170 घंटे का श्रम है। इसी प्रकार ब्रिटेन 1 इकाई कपड़ा बनाने में 100 घंटे लगा रहा है और 1 इकाई शराब बनाने में 120 घंटे लगा रहा है। ब्रिटेन के पास कुल मिलाकर 220 घंटे श्रम है। अब दोनों स्थितियों में यदि हम देखें तो भारत कपड़े में भी और शराब में भी प्रति इकाई जो लागत है वो ब्रिटेन की तुलना में कम लगा रहा है। लेकिन यह भारत दोनों वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकता। यदि भारत दोनों वस्तुओं का उत्पादन करेगा तो निश्चित तौर पर भारत को हानि का सामना करना पड़ेगा। तो हमें फिर देखना पड़ेगा कि दोनों में तुलनात्मक लागत का अंतर कितना है, कि भारत कपड़े और जो कपड़ा का उत्पादन है उसमें 90 और 100 घंटे का जो भारत और ब्रिटेन में श्रम लग रहा है उसमें तुलनात्मक लागत कितनी अंतर आ रहा है। उसी प्रकार शराब की यदि अपन बात करें तो शराब में 80 और 120 घंटे भारत और ब्रिटेन लगा रहा है, उसमें तुलनात्मक लागत का अंतर कितना आ रहा है। इस प्रति इकाई लागत अंतर को देखकर ही हम ये कह सकते हैं कि भारत शराब के उत्पादन में विशिष्टीकरण को प्राप्त करेगा और ब्रिटेन जो है वो कपड़े के उत्पादन में विशिष्टीकरण को प्राप्त करेगा। अब
इसको हम आगे देख संयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारत दोनों ही वस्तुएं इंग्लैंड की तुलना में कम लागत पर तैयार कर रहा है, परंतु भारत को तुलनात्मक लाभ केवल शराब के उत्पादन में प्राप्त होता है। कैसे हो रहा है? जैसे 80/120, भारत में शराब की एक इकाई बनाने के लिए 80 घंटे लग रहे हैं और ब्रिटेन में उसी इकाई को बनाने में 120 घंटे लग रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो शराब की एक इकाई 1 रुपए में या 1 घंटे में ब्रिटेन में तैयार हो रही है, वो भारत में 0.67 श्रम घंटे में तैयार होती है। शराब के संदर्भ में बात करें, कपड़े के संदर्भ में यदि बात करें तो 90/100, भारत में कपड़े की एक इकाई में जो श्रम लग रहा है वो 90 घंटे लग रहा है, और ब्रिटेन में एक इकाई कपड़े में जो श्रम लग रहा है वो 100 घंटे लग रहा है। कुल मिलाकर 1:0.9 आ रहा है यहाँ पर, कि भारत में वो 90 पैसे में तैयार हो रहा है, इंग्लैंड में वो 1 रुपया लगाया जा रहा है। तो यहाँ यदि अपन कंपेयर करते हैं दोनों स्थितियों का, तो 0.67 की तुलना में 0.90 भारत में प्रति इकाई जो लागत है वो कपड़े के दृष्टिकोण शराब की तुलना में कपड़े में ज्यादा है। 90 पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं या 90 घंटे उसमें खर्च करने पड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत शराब के उत्पादन में विशिष्टीकरण को प्राप्त करेगा। रिकॉर्डों के सिद्धांत के अनुसार अंतरराष्ट्रीय व्यापार दोनों देशों के हित में है। क्यों है दोनों देशों के हित में? क्योंकि दोनों देशों में तुलनात्मक लागत का अंतर है। यहां भारत विशिष्टीकरण द्वारा उत्पादन में है। किसके उत्पादन? शराब के उत्पादन में भारत विशिष्टीकरण को प्राप्त कर रहा है, इसलिए भारत में संपूर्ण श्रम को शराब के उत्पादन में लगाना होगा। अपना जितना 170 घंटे का श्रम है उसको शराब में यदि अपन लगाएंगे तो तुलनात्मक रूप से अपन को लाभ प्राप्त होगा। जबकि ब्रिटेन का जो विशिष्टीकरण है वो कपड़े के उत्पादन में, इसलिए यहां संपूर्ण श्रम को कपड़ा उत्पादन में लगाना होगा। उसके बाद दोनों देश आयात और निर्यात की प्रक्रिया को अपनाकर विनिमय कर सकते हैं। दोनों देशों के तुलनात्मक लाभ का स्पष्टीकरण हम यहां अगली तालिका के द्वारा दे सकते हैं। यदि विशिष्टीकरण को प्रक्रिया अपन अपनाते हैं तो कितना लाभ हो रहा है या कितना नुकसान हो रहा है, या हमें लाभ नहीं हो रहा है, और यदि हम विशिष्टीकरण की प्रक्रिया को अपनाते हैं तो हमें कितना लाभ हो रहा है, इसे हम अगली स्लाइड के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। अब देखिए छात्रों, यहाँ जो अगली स्लाइड आपके सामने आ रही है, इस स्लाइड में जो टेबल दिया गया है स्लाइड के ऊपरी भाग में, उसमें हमने टेबल के 2 भाग किए हैं। एक तो विशिष्टीकरण से पूर्व की प्रक्रिया और एक विशिष्टीकरण के बाद की प्रक्रिया। मतलब यदि हम 2 देश शराब और जो कपड़े की बात की गई है उसमें विशिष्टीकरण को नहीं अपनाते हैं, कहने का मतलब भारत अपने 170 घंटे का जो श्रम है उसमें कपड़ा भी उत्पादित करे और शराब भी उत्पादित करे, तो भारत 1 इकाई कपड़ा और 1 इकाई शराब बना पाएगा। ऐसे ही ब्रिटेन भी कपड़ा उत्पादन करे और शराब उत्पादन करे तो वो भी 1 इकाई बना पाएगा। तो कुल मिलाकर अंतरराष्ट्रीय व्यापार में 2 इकाई कपड़े की 2 इकाई शराब की बन पाएंगे। और यदि हम अपने श्रम को विशिष्टीकरण की प्रक्रिया में लगाएं कि भारत शराब के उत्पादन में विशिष्टीकरण को प्राप्त कर रहा है, तो संपूर्ण श्रम जो है वो शराब में लगा दे, और जो ब्रिटेन है वो कपड़े के उत्पादन में विशिष्टीकरण को प्राप्त कर रहा है तो संपूर्ण श्रम किस में लगा दे? कपड़े में लगा दे। तो ऐसी स्थिति के बाद आप देखिए, भारत कपड़े का उत्पादन नहीं करेगा, भारत शराब का उत्पादन करेगा, ब्रिटेन कपड़े का उत्पादन करेगा, शराब का उत्पादन नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर भारत 170 घंटे में 1 इकाई को बनाने में वो 80 घंटे ले रहा है, शराब की इकाई को बनाने में। तो 170 घंटे में कितनी इकाई बनाएगा? तो 170 घंटे में भारत के द्वारा शराब की 2.125 इकाई बनाई जाएंगी। 1 इकाई को बनाने में कितना श्रम लग रहा है उसका? 180 घंटे लग रहा है। तो 180 घंटे लग रहे हैं और 170 घंटे का हमारे पास कुल श्रम है। तो उस 170 घंटे में एक इकाई 80 घंटे में बनाई जा रही है, तो कुल कितना बनेगा? तो वो बनेगा 2.125। आप 180 को 2 बार गुना करेंगे 160 हो जाएगा, 10 घंटे और बचेंगे। 10 घंटे में हम 0.125 इकाई और बना लेंगे। तो कुल मिलाकर भारत के द्वारा शराब की 170 घंटे में 2.125 इकाई बनाई जाएंगी। इसी प्रकार ब्रिटेन के पास 220 घंटे हैं और वो 1 इकाई कपड़ा बनाने में 100 घंटे लगा रहा है। तो कुल मिलाकर ब्रिटेन 220 घंटे में 2.2 इकाई कपड़े बनाएगा, 2.2 इकाई कपड़े बनाएगा।
तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में देखिए विशिष्टीकरण की प्रक्रिया को हमने अपनाया और इसकी वजह से जो कपड़ा पहले 2 इकाई बन रहा था गैर विशिष्टीकरण की स्थिति में, अब वो बढ़कर 2.2 हो गया है। पहले शराब 2 इकाई बन रही थी, अब वो बढ़कर 2.125 हो गई। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कुल मिलाकर 4.325 इकाई का हम निर्माण कर रहे हैं। तो पहले की तुलना में हम ज्यादा इकाई का निर्माण कर रहे हैं। यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लाभ को प्रदर्शित कर रहा है। तालिका से स्पष्ट होता है कि विशिष्टीकरण से पूर्व दोनों देश संपूर्ण श्रम से 4 इकाई उत्पादन करते हैं। यदि दोनों देश विशिष्टीकरण की प्रक्रिया को अपनाते हैं तो 4.325 इकाइयों का उत्पादन कर सकते हैं। इसलिए स्पष्ट है कि तुलनात्मक लागत का अंतर दोनों देशों को क्या दिलवा रहा है? लाभ दिलवा रहा है। देखिए छात्रों, डेविड रिकार्डो इस बात को विशेष तौर पर अपने सिद्धांत में लागू कर रहा है कि जो विशिष्टीकरण की प्रक्रिया है इसके कारण तुलनात्मक लागत का अंतर उत्पन्न हो रहा है और इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में 0.325 इकाई का हमें लाभ हुआ है। इस लाभ को हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार के द्वारा आपस में दोनों देश बांट सकते हैं। तुलनात्मक लागत अंतर की स्थिति में दोनों देशों के मध्य व्यापार से लाभ होगा तथा भारत और ब्रिटेन में घरेलू विनिमय दर निम्न प्रकार होगी। देखिए छात्रों, यहां घरेलू विनिमय दर का मतलब होता है कि हम अपनी एक इकाई के द्वारा दूसरे देश की कितनी इकाई को क्रय कर रहे हैं। हम अपनी एक इकाई के द्वारा दूसरे देश की कितनी इकाई को क्रय कर रहे हैं, ये घरेलू विनिमय दर होती है। तो इसमें जो ब्लॉक बनाया गया है स्लाइड पर, इसमें कहा गया है कि भारत में एक इकाई शराब के बदले 0.88 इकाई कपड़ा मिलेगा। भारत में एक इकाई शराब के बदले 0.88 इकाई क्या मिलेगा? कपड़ा मिलेगा। और ब्रिटेन में एक इकाई शराब के बदले 1.2 इकाई कपड़ा मिलेगा। क्योंकि यहाँ 0.88 जो है ये हम निकाल सकते हैं। भारत में जो लागत अनुपात है वो शराब बनाने में 80:90 है। मतलब 80 इकाई शराब और 90 इकाई कपड़ा बनाने में हम लगा रहे हैं श्रम घंटे। तो यहाँ एक इकाई शराब यदि हम 80 घंटे में बना रहे हैं तो उसके बदले में कपड़े का कितना त्याग हो रहा है? 0.88 इकाई। ऐसी स्थिति में मतलब एक इकाई शराब यदि आप बनाएंगे तो कपड़ा उस स्थिति में कितना बनेगा? भारत में 0.88 इकाई बनेगा। और यदि ब्रिटेन में एक इकाई शराब बनाई जाती तो कपड़ा कितना बनेगा? 0.120, 1.2 इकाई कपड़ा बनेगा। तो भारत कपड़े शराब की तुलना में ज्यादा उत्पादन कर रहा है और जो ब्रिटेन है वो कपड़े का ज्यादा उत्पादन कर रहा है। कहने का मतलब एक इकाई शराब के लिए भारत को लाभ कितना हो रहा है? 0.12 इकाई का, 12 इकाई का लाभ हो रहा है। 0.12 इकाई का लाभ हो रहा है। और ब्रिटेन को कितना हो रहा है? ब्रिटेन को 0.20 इकाई का लाभ हो रहा है। तो यहां यदि दोनों देशों के मध्य विनिमय अनुपात 1 इकाई कपड़ा बराबर 1 इकाई शराब होता है तो भारत को 1 इकाई शराब का निर्यात करने के बदले 0.12 इकाई कपड़े का लाभ होगा। इसी प्रकार ब्रिटेन में 1 इकाई कपड़े का निर्यात के बदले 0.17 इकाई शराब का लाभ होगा। इस प्रकार दोनों देशों को तुलनात्मक लाभ होंगे। देखिए छात्रों, यहां दोनों देशों को तुलनात्मक लाभ हो रहे हैं और वास्तविक विनिमय अनुपात दोनों देशों के न्यूनतम व उच्चतम घरेलू विनिमय अनुपात की सीमाओं के बीच ही होगा। अब इसकी न्यूनतम 0.88 है, उसकी अधिकतम 1.20 है। तो इसके बीच में वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का संतुलन होगा जिसको हम प्राप्त करेंगे। तो छात्रों, एग्जाम की दृष्टि से डेविड रिकार्डो का जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके कंसेप्ट को आप समझें, इसकी भूमिका आपको बताई गई है, इसकी मान्यताएं इसको आपको बताई गई है, सिद्धांत की व्याख्या आपको करवा दी गई है जिसमें 2 देश 2 वस्तु और श्रम उत्पादन का एकमात्र साधन को हमने लिया है। उसके आधार पर विशिष्टीकरण से पूर्व की प्रक्रिया, विशिष्टीकरण से बाद की प्रक्रिया को हमने इसमें लिया है और कितना कितना प्रति इकाई पर हमें लाभ हो रहा है इस चीज को इस सिद्धांत में आपको विस्तार तौर से बताया गया है। इसके बाद देखिए छात्रों, यहाँ यदि अपन आगे इस सिद्धांत में बात करेंगे तो वो इसकी आलोचनाओं पर बात की जाएगी कि इस सिद्धांत में आलोचनाएं क्या हैं। क्योंकि इसके बाद हम ये जो सिद्धांत है पूर्ति पक्ष पर ज्यादा बल दे रहा है, आगे जाकर मांग को शामिल करते हुए मांग का प्रतिपूरक सिद्धांत जेएस मिल का सिद्धांत है, वो भी क्लासिकल सिद्धांत ही है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्धांत है जो प्रतिपूरक मांग के आधार पर, प्रतिपूरक मांग का मतलब यहाँ होता है कि आप किसी वस्तु की मांग करते हैं तो उसके बदले दूसरी मांग जन्म लेती है। ठीक है, तो यहाँ उस सिद्धांत को हम विस्तार से हम पढ़ेंगे
अगले सिद्धांत में। और इसके बाद जो इस सिद्धांत की आलोचना की है वो प्रोफेसर हेक्सर ऑलिन ने की है और हैबलर ने की है। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि हॉलिन और हैबलर या अवसर लागत का जो सिद्धांत दिया है हैबलर ने या हेक्सर हॉलिन ने जो आधुनिक अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत दिया है, उन सिद्धांतों को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अपन यहाँ डेविड रिकार्डो के तुलनात्मक लागत जो अंतर सिद्धांत है इसकी आलोचनाओं पर भी चर्चा करेंगे। तो छात्रों, यहाँ अगले वीडियो में मैं आपको डेविड रिकार्डो की जो सिद्धांत की आलोचना है उस पर आपको विस्तार से बताया जाएगा। आप इसके स्लाइड के माध्यम से आप नोट्स तैयार करें, क्योंकि आपने पिछले वीडियो में समस्या बताई थी मुझे कि बिना नोट्स के हमें समझ नहीं आ रहा है। तो हमने कोशिश की है, थोड़ा चेंज किया है हमारे इसमें, और हमने स्लाइड बनाकर नोट्स आपको अवेलेबल कराने का प्रयास हम कर रहे हैं। फिर भी इसमें किसी तरह की छोटी मोटी त्रुटियां रहती है तो आपका सहयोग हमारे लिए ज़रूरी है। आप हमें समय समय पर कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखते रहें, बताते रहें, ताकि हम नए नवाचारों के साथ आपको अगला वीडियो दे सकें। हमारा उद्देश्य इन वीडियो का है आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए और आपके सामने ये जो कोविड जैसी महामारी है, इस महामारी में जो पढ़ाई की जो समस्या उत्पन्न हुई है वो हम कैसे भी प्रयास करके दूर करें। तो छात्रों, अगले वीडियो में अपन आलोचनाओं पर मिलेंगे। आप इस वीडियो के माध्यम से डेविड रिकॉर्डो का तुलनात्मक लागत अंतर का जो सिद्धांत है उसके नोट्स आप अच्छे तरीके से तैयार करें। धन्यवाद।